तो अब तक हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। हमने बहुत सारे ऐसे फिनोमेना देखे जिन फिनोमेनास को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, और वही जो एक्सप्लेनेशन न करने की हमारी एक वजह थी, वही एक नई सोच को डेवलप उसने किया। और मैक्स प्लैंक ने 1900 में और एक अपना क्वांटाइजेशन की थ्योरी दी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये सब बातें कल हमने की थी, और उसने कुछ प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया कि जो एनर्जी है ऑसिलेटर की, वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज में हो सकती है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस ना हो करके वो इस तरह की डिस्क्रीट वैल्यूज में होगी। तो ये जो एन है, ये एन अलग अलग नंबर इसका हो सकता है। इसका नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिन्यूसनेस थी, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू देखते थे, कैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये एक स्लोप है। ठीक है ना, ये प्रॉपर नहीं बना बट इसको आप मानेंगे ये स्लोप। ठीक, और यहां पर आप एक बॉल लेते हैं और इस बॉल को क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं। ये बॉल नीचे की तरफ आता जाएगा। ठीक है ना, एक कॉन्टिन्यूस वे में लुढ़कता हुआ ये बॉल यहां नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये यहां पहुंच जाएगा। ये बताता है हमको क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन इसी चीज को मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि ये बॉल जो ऊपर यहां पर है वो इस तरह से नहीं आएगा, वो इस तरह से आएगा। कि ये बॉल हमने यहां रखा हुआ है, और अब ये एक साथ ना आकर के जो कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, इस पैटर्न में ना आकर के पहले क्या आएगा, ये यहां आएगा। ये मूव कर रहा है नीचे, फिर ये क्या आएगा, फिर ये यहां आएगा, फिर यहां। तो एक एक स्टेप नीचे उतरेगा, और यही एक एक स्टेप जो है, यही क्वांटाइजेशन है कि वो जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट वैल्यूज है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर वहां पर ये 1 एच न्यू है, ये 2 एच न्यू है, तो 1.5 एच न्यू नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने कहा कि डिस्क्रीट वैल्यूज में है, और इस तरह से ये फिर नीचे आ जाएगा। तो ये था क्वांटाइजेशन। और क्वांटम मैकेनिक्स यहां पर बॉन्ड हुई, और जो कॉन्टिन्यूस जो चीज थी वो डिसकॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट जो वैल्यूज थी उनके अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया उसको, और कहा, हालांकि मैक्स प्लैंक ने ये जब किया तो जो उस समय तक थेरीज अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग ना होकर के उससे कुछ अलग सोच करके किया। और उन्होंने सिर्फ इस बात को, जो क्वांटाइजेशन की जो थ्योरी दी, वो इसलिए दी ताकि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझा पाए। ठीक है, और ज्यादा खुश तो वो थे नहीं, क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स को ज्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि जो चीज दिखती है उसमें हमने जितनी भी इतने सारे लॉज जो न्यूटन के हैं उन पर हमने इतने सारे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन लॉज को बनाया, और वो सारी की सारी चीजें हम देखते भी हैं। और ये चीज दिख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस एक्सप्लेनेशन को करने के लिए ये जो क्वांटाइजेशन की थ्योरी दी, और उस थ्योरी से हमने उस जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था उसको समझा दिया। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या कहा, पहला तो कहा कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज में होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो एक ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है एनर्जी को, और रेडिएट करती करती कैसे करती है, कॉन्टिन्यूस ना करके कि एक एक स्टेप में करती है, कि पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो इस तरह से स्टेप वाइज वो चलती है डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई भी जो ऑसिलेटर है वो एनर्जी को इमिट और एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो ट्रांजिशन है वो एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में, मतलब कि
ये एक क्वांटम स्टेट है इसका, दिस वन। और ये दूसरे क्वांटम स्टेट में अगर ये जाना चाहता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वरना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन का एक रूल है कि वो इतनी एनर्जी, डिस्क्रीट वैल्यूज की जो एनर्जी है या एक फिक्स अमाउंट की जो वैल्यू है उसको लेकर के वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका इमिट करने का भी वही तरीका होगा कि वो अगर इमिट करना चाहता है तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज में ही इमिट करेगा, या एक क्वांटम स्टेट से इस दूसरी क्वांटम स्टेट में जब वो पहुंचेगा, यहां बीच में नहीं रह सकता। ठीक है ना? तो ऑसिलेटर एब्जॉर्ब भी करता है एनर्जी को, एमिट भी करता है, ताकि वो एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में पहुंच जाए। अगर उसको यहां नहीं पहुंचना है, इस क्वांटम स्टेट से इस क्वांटम स्टेट में नहीं पहुंचना है, तो वो एनर्जी न एमिट नहीं करेगा। और अगर इस स्टेट से और वापस स्टेट में जाना है उसको, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में अगर उसको जाना है, चाहे वो लोअर एनर्जी का हो सकता है या हायर एनर्जी का हो सकता है, तब वो ऑसिलेटर क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वरना नहीं करता। एक और चीज उन्होंने कही, और ये जो एब्जॉर्प्शन होगा या ये जो इमिशन होगा, ये भी डिस्क्रीट पैकेट्स में होगा। तो उन्होंने यहां पर क्या किया कि साहब इसको बता दिया कि साहब ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास E1 है, इस वैल्यू को उन्होंने E2 बोला, ये E3, और इस तरीके से ये E4। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर उसको ये एनर्जी लेवल E1, E2, E3 और E4, तो अगर मान लीजिए कि उसको यहां E2 से E1 में आना है, तो इनका डिफरेंस आप निकाल दो कि E2 से E1 में पहुंचेगा तो डिफरेंस हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू क्या थी? 2h न्यू माइनस h न्यू, क्या वैल्यू आई? h न्यू। मतलब अगर उसको सेकंड क्वांटाइजेशन स्टेट से या क्वांटम स्टेट से फर्स्ट क्वांटम स्टेट में आना है या फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आना है, तो उसको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? इमिट करनी पड़ेगी। या मान लीजिए कि हम यहाँ पर E3 से और E2 तक आना चाह रहे हैं, पहले E2 तक आना चाह रहे हैं, एक स्टेप में आना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो E3 से E2 तक आना चाह रहे हैं, तो आप E3 माइनस E2 कर दीजिए। तो E3 की वैल्यू क्या थी? E3 की वैल्यू थी 3h न्यू माइनस E2 की वैल्यू थी 2h न्यू। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया? वो डिफरेंस आया h न्यू का। तो आप यहां पर देखो, चाहे आप किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट में, लेकिन वो स्टेट कैसे होनी चाहिए? कॉन्सेक्यूटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप E3 से और बोलो कि मैं E1 में जाना चाहता हूं और फिर h न्यू एनर्जी जो है वो इमिट हो, नहीं। जो कॉन्सेक्यूटिव है, जो पड़ोसी है, ठीक है ना, जो E2 से E3 तक आप या तो जाना चाहते हैं या E3 से E1 तक जाना चाहते हैं, जो उसका नियरेस्ट जो एनर्जी लेवल है, वहां पे एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी लेकर के या दे करके वो जा सकता है। और इसी के बेस पर उन्होंने एक एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो ड्राइव किया, और वो एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या ड्राइव किया, उसकी डेरिवेशन हालांकि हम नहीं करेंगे, बट लास्ट में लिखते हैं कि एप्सिलॉन बार, जिसको एवरेज एनर्जी से उन्होंने बताया और कहा कि वो एनर्जी जो ड्राइव करके उन्होंने लेकर आए वो आई 2 पाई h c स्क्वायर अपॉन लैम्बडा टू द पावर ऑफ 5 e h c अपॉन लैम्बडा k t माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होगी, ये वैल्यू हमने लिखी थी वहां पे, है ना? क्या लिखी थी? हमने लिखी थी E अपॉन के टी, ठीक है ना, जो एक प्रोबेबिलिटी थी। और E क्या है? E है आपका h न्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हो एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना? तो इसी वजह से ये क्या आ जाएगा? एच सी अपॉन लैम्बडा, और वही आपका के टी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस एनर्जी को ड्राइव किया और ये एवरेज एनर्जी उन्होंने बताई, जहां पे h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ये जो h हमारे पास में है ये प्लैंक कांस्टेंट, c जो है वो क्या है? c हमारा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो है, और लैम्बडा क्या है? लैम्बडा वेवलेंथ है उस रेडिएशन की, और t हमारे पास में यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आपको याद होगा कि वहां पर जो t था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, जिसको अभी हम आगे देखेंगे जब हम एनालॉगस बिहेवियर देखेंगे उसका, सॉलिड्स का हीट कैपेसिटी का।
सो ये जो एक्सप्रेशन उन्होंने ड्राइव किया, इस एक्सप्रेशन से वो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के किए थे, वो सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे वो इससे मैच कर रहे थे। मतलब कि जो प्रिडिक्शंस हमने की थी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की, ठीक है ना, वो इससे मैच हुई। और प्लैंक का जो फॉर्मूला है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए क्या रहा, एक सक्सेसफुल कदम रहा। तो हम सभी के सभी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या क्वांटम की जो थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। सो दूसरी जो चीज थी वो हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम उसके ऊपर रेडिएशन इम्पार्ट करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो मेटल सरफेस क्या करता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसके ऊपर इम्पार्ट करते रहते हैं, एक मेटल सरफेस था, उस मेटल सरफेस के ऊपर हम क्या कर रहे थे, ये रेडिएशंस डाल रहे थे, और धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट करता रहता है एनर्जी को, और एक समय ऐसा आता है जब यहाँ से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हमने कहा था कि ये, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटोन डालने पर ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, और जो करंट यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के निकलने पर या इसके मूवमेंट से जो बनता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इस टाइप की कुछ चीजें हमने देखी थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होती है अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं, और या फिर जो मिनिमम अमाउंट की एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था, वो जो है उसको मिलनी चाहिए, वो तब तक एक्यूमुलेट करता रहता है। एक चीज हमने कही थी कि जब हम एक हाई इंटेंसिटी की लाइट को वहां पे पास करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, और लो इंटेंसिटी की लाइट को जब इम्पार्ट करते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें वहां पर हमने की थी, और हम कुछ जो चीजें थी वहां पर वो नहीं समझा पाए थे हम, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ और कह रहा था, और जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे, वो कुछ और कह रहे थे। तो इसी को समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में क्या किया, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए क्वांटाइजेशन की मदद ली। क्योंकि जब 1900 में मैक्स प्लैंक ने अपना क्वांटाइजेशन का थ्योरी दी या क्वांटम थ्योरी दी, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए और उसको लाइट पर भी अप्लाई कर दिया। जो फोटॉन्स थे जो इस मेटल सरफेस पर गिर रहे थे, ये जो फोटॉन्स थे जिसको आप एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हो, इन फोटॉन्स पर या इस लाइट पर उन्होंने प्रपोज कर दिया, ठीक है ना, या एक्सटेंड कर दिया या उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। और उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो भी एनर्जी पैकेट्स में होती है, लाइट भी क्वांटाज में होती है, ठीक है ना। और उनकी जो वैल्यू होती है लाइट की, वो उसने कहा कि E इक्वल्स टू एच न्यू, ये होती है, ठीक है। और ये जो, हालांकि जो फोटोन हम बोलते हैं, वो फोटोन नाम तो जेन लुइस ने दिया था काफी बाद में जाकर के, लेकिन यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको क्या कहा कि वो पैकेट्स में है, स्मॉल पैकेट्स में। हालांकि ये स्मॉल पैकेट्स कैसे होते हैं, है ना, इसके बारे में हम कभी बाद में पढ़ेंगे, है ना, जब या वेव्स वगैरह आगे जब हम बात करेंगे तब पढ़ेंगे कि किस तरह से वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो इसी तरीके से आ रही होती है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वो स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स में कैसे कन्वर्ट हुई, ये पैकेट्स में कैसे कन्वर्ट हुई, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहां पर फोटॉन्स को पैकेट के रूप में बताया, और उन्होंने कहा कि इन ऊर्जा पैकेट्स, ये जो पैकेट्स हैं, इनकी एनर्जी अलग अलग होती है, अलग अलग एनर्जी के ऊर्जा पैकेट्स है। कोई ये छोटी एनर्जी का ऊर्जा पैकेट है ना, कोई ये बड़ी एनर्जी का ऊर्जा पैकेट है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो एनर्जी है उनके पैकेट से होते हैं, जिनको फोटॉन्स उन्होंने कहा। और जब ये लाइट या ये फोटॉन्स जब मेटल सरफेस पर आप डालते हो, तो मेटल सरफेस पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना ग्राउंड स्टेट से, और क्या करते हैं, जो इजेक्शन जो है, या वहां से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉक ऑफ हो जाते हैं या निकल जाते हैं बिना किसी टाइम लैग के। तो इन्होंने कहा बिना टाइम लैग के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो धीरे धीरे क्या करते हैं, एनर्जी को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, और एक समय आता है जब वहां पर एनर्जी बिल्कुल कैसी हो जाती है, उसके पास उतनी सफिशिएंट हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, ये मान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी है जिसको, और ये हमने काइनेटिक एनर्जी को इसको ग्राफ किया था, और यहाँ पे बताया था कि यहाँ तक तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं हो, जैसे ये फ्रीक्वेंसी यहाँ तक पहुंचती है जिसको हमने न्यू नॉट बोला था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप इस तरह से देखते हो बढ़ रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी फिर बाद में बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला, ये एक्यूमुलेट नहीं हो रही थी या स्टोर नहीं हो रही थी, ये क्या हो रहा था कि उतना एनर्जी का पैकेट हमने दिया ही नहीं। हम कह रहे हैं कि उसको एनर्जी इतनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर सके, लेकिन हम उसको जो एनर्जी दे रहे थे शुरू में, वो एनर्जी कभी ये मिल रही थी, कभी ये मिल रही थी, कभी ये मिल रही थी, तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। और जब इतनी एनर्जी मिली तो वहां पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से इजेक्ट हो गया। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इन्होंने यहां पर कहा कि एक जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वहां होनी चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी अगर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। और ये जो न्यू नॉट है, ये न्यू नॉट ये क्या बता रहा है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। और ये जो ई नॉट है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को बता रहा है, थ्रेश होल्ड, ठीक है ना। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम इस पर लाइट यहां पर डाल रहे हैं और मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की थी, हमने यहां पर ये बता दिया कि साहब ये H और ये न्यू नॉट, इतनी एनर्जी हमने इस पर इंपार्ट की और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। लेकिन बाकी एनर्जी का क्या हुआ, ये जो और एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है, इन एनर्जीज का, बाकी एनर्जीज का क्या हुआ। तो ये उन्होंने कहा कि जो सर्टेन अमाउंट में जो एनर्जी है जो इस इनकमिंग फोटोन से मिल रही है, वो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काम आ जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है या निकल रहा है उसमें काम आ जाती है, और बाकी के जो एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आती है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी हमने दी एच न्यू, वो दो चीजों में काम आई। एक तो काम आई थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। ये जो एनर्जी है ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। और बाकी की जो बची एनर्जी है वो किसमें काम आई, वो हम कह रहे हैं कि काम आई उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर। तो ये जो है ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए या इजेक्ट करने के लिए। तो ये दो चीजों से मिलकर के बना है कि जो फोटोन है वो किस तरीके से वहां पर जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वहां पे क्या हो रहा है। तो हायर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, हायर इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्यादा फोटॉन्स वहां पर हम डालें। और देखो ज्यादा फोटॉन्स जब आप यहां पर डालोगे किसी भी सरफेस पर, ठीक है ना, ये जो सरफेस आपने लिया हुआ है इस सरफेस पर जब ज्यादा फोटॉन्स डलेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा फोटॉन्स डलने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो वही हमने कहा था कि अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है लोअर फ्रीक्वेंसी पर, और कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है हायर इंटेंसिटी पर। तो ये लोअर इंटेंसिटी और ये हायर इंटेंसिटी। तो हायर इंटेंसिटी का मतलब होता है एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने फोटॉन्स आकर के अटैक कर रहे हैं या इम्पार्ट हो रहे हैं, और जितने ज्यादा फोटॉन्स यहाँ इम्पार्ट होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी यहाँ पर हम उसको देंगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलेंगे, वहां से मेटल सरफेस से निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस वजह से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखो तो हाई इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और लो इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास में यहां पर आई हैं। कौन कौन सी, एक इक्वेशन तो हमारे पास में आई है ये दिस वन, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास में आई है ये, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
एच न्यू, और ये एच न्यू नॉट क्या था, एच न्यू नॉट था आपका ई नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, और बाकी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो और इसको अगर आप रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, तो ये वैल्यू आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो आप यहाँ पे एम ई भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का मास है ये, ठीक है। सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये एच न्यू, और ये ई नॉट उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट, ठीक है ना। सो ये नाउ कि अगर ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है दिस वन, अब ये क्या बची, ये बची देखो फोटोन, ये हमारे पास में वो वाला फोटोन है जो हमने उसके ऊपर डाला है, जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर हमने डाला है वो फोटोन, ठीक। और ये एनर्जी वो है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो उसको इजेक्ट करने में काम आई है, ठीक है ना। इसको हमने जब इससे माइनस कर दिया तो ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करें, V से रिप्रेजेंट करें, अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को V से रिप्रेजेंट करें, V से, ठीक है ना, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वहां पर किसी ना किसी तरीके का कोई चार्ज आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं E से, ठीक है। सो ये जो ये हाफ एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ई नॉट, ठीक है। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है। और ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और इससे हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स है जिससे हम समझा नहीं पा रहे थे, जो इन इजेक्शंस को, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, उसको हम आसानी से यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू इजीली समझा सकते हैं कि वो डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर जो एनर्जी है यहाँ पे वो वहां पे पड़ती रहती है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और जो तीसरा हमारे पास में जो एक फिनोमिना था, जो था एनालॉगस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, कि वो जो हीट है, जब हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया था और वहां पर हमने देखा था ये जो टेम्परेचर है, ठीक है ना इस टेम्परेचर पर ये हीट कैपेसिटी थी, तो ये पहले तो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में ये एकदम से डिक्रीज होना। ये तो ये जो एनालॉगस बिहेवियर था कि भाई इसको यहां से और यहां तक ये एकदम जो शार्प चेंज जो आया है टेम्परेचर कम करने में, ये क्यों आया, जबकि हमारे पास में जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके अकॉर्डिंग इसको स्लोली धीरे धीरे क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था इसकी हीट कैपेसिटी को, जब जब हम इसको टेम्परेचर को कम कर रहे थे तब। लेकिन आइंस्टीन ने 1907 में अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया इस एनोमेलस हीट कैपेसिटी के लिए, और इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो जो भी सॉलिड है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे जो एटम्स हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटर्स हम बोल रहे थे कि ऑसिलेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो 3 डायमेंशनली हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। मतलब वो सारे के सारे जो एक्सिस हैं आपके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सभी एक्सिस पर 3 डायमेंशनली हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। हार्मोनिक मोशन आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि ये पेंडुलम है, और ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये पेंडुलम इधर जा रहा है, फिर इसमें एक एनर्जी रिस्टोर हो गई, फिर ये इधर जा रहा है, तो इस तरह से लगातार ये इस तरह से क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो इसमें होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है यहाँ पे जो ऑसिलेटर्स हैं, वो ऑसिलेट भी क्या करते रहते हैं, ऑसिलेशन करते रहते हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसको हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा, कि हर एटम जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और साथ में इन्होंने कहा कि वो जो ऑसिलेटर्स हैं, क्योंकि हमने वहां पर क्या किया था, वहां पे हमने एक क्यूब का डिजाइन लिया था, अगर आपको याद हो तो, इस तरह से, और हमने कहा था कि इसके अंदर कोई एक
ऑसिलेटर है या एटम है, और वो ऑसिलेटर क्या कर रहा है, वो ऑसिलेटर यहां से जो एनर्जी है वो इमिट कर रहा है और इस दीवार से फिर इस दीवार से आकर के टकरा रहा है। तो एक ऑसिलेशन जो है वो यहाँ पर बन रहा था। और उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑसिलेटर है जो इस क्यूब के अंदर है, ये कैसा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के साथ में कपल्ड नहीं है, किसी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है या इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना। और सभी ऑसिलेटर्स जो इसमें और भी प्रेजेंट ऑसिलेटर्स हैं, ठीक है ना, वो एक कॉमन फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। और कॉमन फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए हर जो ऑसिलेटर है, हर ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो उन्होंने कहा कि उसकी एनर्जी होती है एप्सिलॉन एच न्यू, है ना। और ये एन क्या है, एन आपको पता है कि ये क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, एक डिस्क्रीट वैल्यू है जो किसी भी एनर्जी को मिलेगी, ये क्वांटम एनर्जी है। इसको हम, ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये क्वांटम एनर्जी, क्वांटम एनर्जी क्यों कहा, क्योंकि क्वांटम एनर्जी इसलिए कहा क्योंकि ये क्वांटम एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है, ठीक है ना। ये एन की वैल्यू लगातार यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। और ये इक्वेशन उन्होंने क्वांटम एनर्जी की दी। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स को देखो आप, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे पास में जो एनर्जी का जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वो डिफरेंट आई थी, ठीक है ना। वो आपको याद होगा, वो एनर्जी जो एवरेज एनर्जी आई थी, वो एवरेज एनर्जी आई थी केटी, ठीक है ना। और 3 डायमेंशनली अगर हमने उसको किया था तो वो मान लो कि 3 केटी। तो इस तरह की वैल्यू आई। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज क्या थी, वो डिफरेंट थी। और जब हमने इसके ऊपर प्लैंक की थ्योरी अप्लाई की आइंस्टीन ने, तो ये एज्यूम किया कि जो एटॉमिक सिस्टम है वो कुछ सर्टेन एनर्जी लेकर के डिस्क्रीट एनर्जीज रखता हुआ क्या करता है, हीट कैपेसिटी, मतलब लाइट को, जो हीट है उस रेडिएशंस को ले रहा है, ठीक है ना। और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी आपने आपने वहां पे भी देखा था कि इससे हमने डिनोट की थी, ठीक है ना, कि ये वॉल्यूम, अगर हम, क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम है, तो ये CV से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। और हमने कहा था कि यहाँ पे डेल E जो एनर्जी में चेंज आया है पर टेम्परेचर में चेंज के, वो इस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर हमने 1 मोल सब्सटेंस ले लिया किसी मोनो एटमिक सॉलिड का जिसमें n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हो, ठीक है ना, और वो 3 डायमेंशनली सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या कर रहे हो, ऑसिलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें जो थर्मल इक्विलिब्रियम जब आएगा, ठीक है ना, मतलब वो लगातार ऑसिलेट कर रहे हैं और एक थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा, मतलब इसकी दीवारें और इसके अंदर सबका टेम्परेचर सेम रहे होगा, तो वो जो ऑसिलेटर है जो क्रिस्टल के अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिसकी एनर्जी है और जो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो उसमें जो एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि किसके, सबके पास बराबर एनर्जी नहीं होगी। ये जो ऑसिलेटर यहाँ पे प्रेजेंट है इसके पास, सबके पास में बराबर एनर्जी नहीं है, बल्कि क्या है, सबके पास डिफरेंट एनर्जी है। तो बोल्ट्जमान का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसके पास में एनर्जी होती है। और अगर हम इस बोल्ट्जमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स मान लीजिए कि n है, ठीक है ना, जिनकी एनर्जी n मान लेते हैं, ये n कहां से लिया है हमने, ये तो है नंबर ऑफ एटम्स या ऑसिलेटर्स, और ये जो n लिया है हमने सबस्क्रिप्ट में, वो है ये, ठीक है ना, जिनकी एनर्जी इतनी हो, ठीक है ना। और इसी तरह से इसकी जो एनर्जी होगी उसको हम मान लेते हैं एप्सिलॉन n, ठीक। सो हम इस लॉ से जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसके पास में En एनर्जी है उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे ऑसिलेटर्स के साथ में जिनकी एनर्जी क्या होगी, जिनकी एनर्जी हो 0, ठीक है ना। तो वो इन्होंने एक इक्वेशन यहां पर ड्राइव करके बताया कि ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। क्या हो सकती है कि ये जो n है, ये n0, शुरू में कितने इसमें ऑसिलेटर्स थे, टू द पावर ऑफ e एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ एप्सिलॉन n kt।
इस इक्वेशन को आप ये वाला टर्म आपने पहले भी पढ़ा है ना? तो वही सेम इन्होंने लिया। और अगर हम यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट कर दें यहाँ पे एप्सिलॉन एन की, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा एन नॉट इज टू द पावर ऑफ माइनस, अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू आप ले सकते हो एन एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं, ये वाला इक्वेशन भी और ये वाला भी इक्वेशन भी, ये इन्होंने यहाँ पर दिया। और साथ में इसी को थोड़ा सा और आगे लें कि अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास में आई हैं, ये वाला जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है टोटल एनर्जी की किसी एक मोल सब्सटेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मोल ले लिया है, ठीक है ना, सो 1 मोल सब्सटेंस के लिए वो क्या वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है डेल ई इक्वल्स टू एन एप्सिलॉन बार, ये जो भी ऑसिलेटर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो, ठीक। ये अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। अब एप्सिलॉन बार क्या था, ये देखो यहां पे अगर हम क्वांटम के उसमें बात करें, ये हमने क्लासिकल उससे निकाला था मैकेनिक्स से, लेकिन अगर हम एप्सिलॉन रख दें, इस ई बार की जगह हम एप्सिलॉन बार रख दें, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्वांटम एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्वांटम एनर्जी ई हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये अगर हम रख दें तो डेल ई इक्वल्स टू हो जाएगा 3 टी और ये आपका एन भी, ठीक है ना, ये वैल्यू। और ये जो डेल ई है, ये फर्दर आपको ये भी पता है कि ये जो एन के है, एन के इसको हम बोलते हैं आर, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 आर टी, जहां पे ये जो आर है वो क्या है, वो है आपका एन की, ठीक है ना। तो इस वजह से ये एनर्जी हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हो कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि इससे पहले हमने वहां जब निकाला था तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं था। और फिर अब बाद में इसकी हीट कैपेसिटी को अगर हम देखें तो हीट कैपेसिटी हमने कहाँ ली थी, अभी ये हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, तो हीट कैपेसिटी डेली अपॉन डेल टी। अब डेली अपॉन डेल टी को अगर हम करें तो डेली क्या आ रहा है, डेली आ रहा है 3 RT, तो इसी को यहीं पर ही रख देते हैं 3 RT अपॉन टी, ठीक है ना, डेल टी। तो ये टी और टी जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो CV इक्वल्स टू जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी 3R। अब आपको याद होगा कि जो हमारे पास में क्लासिकल मैकेनिक्स से जो थ्योरी से जो इक्वेशन निकल करके आई थी वो भी सेम यही आई थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आइंस्टीन की थ्योरी थी, जो हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी, वो यहां पर वही आ रही है जो हमने ड्यूलोंग और पेटाइट लॉ के अकॉर्डिंग दी थी। मतलब आइंस्टीन की थ्योरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और हाई टेम्परेचर्स पर तो ये वैलिड है। हाई टेम्परेचर्स पर हम यहाँ देखेंगे कि ये हाई टेम्परेचर है तब तो ये वैलिड है, ये यहाँ काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा, ये जो स्टीप डिक्रीज है, ये यहाँ पर इस थ्योरी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसी चीज को समझाने के लिए डेबाय ने क्या किया, 1912 में डेबाय ने क्या किया 1912 के अंदर, और इस चीज को समझाया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ऑसिलेटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि यहां पर आइंस्टीन ने क्या कहा था कि ऑसिलेटर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो एक इसमें प्रेजेंट हैं ऑसिलेटर्स और तीनों डायमेंशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन यहां पर डेबाय ने कहा कि वो जो ऑसिलेटर्स हैं वो कपल्ड हैं, एक दूसरे के साथ में कपल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर रहे। क्योंकि देखो इंडिपेंडेंटली यहां पर बिहेव हो रहा है तो अचानक से एकदम से एनर्जी चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है, और अगर वो कपल्ड हुआ तो कॉन्टिन्यूअस वे में ये चेंज आएगा, तो ऑसिलेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरी की पूरी रेंज के अंदर फैल जाएगी। क्योंकि कपल्ड है ना, कि ये छोटी एनर्जी बड़ी एनर्जी, तो एक पूरा रेंज बन जाएगा, और वो पूरा रेंज जो बनेगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा। और इस चीज को जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि पूरा रेंज जो है टेम्परेचर का, है ना, उस पर डेबाय की जो थ्योरी थी वो पूरी की पूरी सक्सेसफुल
रूप से अप्लाई हो गई और इस बिहेवियर को वहां पर इजीली एक्सप्लेन कर दिया गया, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमने देखा था। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, सेम उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को यहाँ पर अप्लाई किया आइंस्टीन ने, लेकिन वैल्यू हमारे पास में सेम यहाँ पर आई, लेकिन डिबाय ने वहां पर एक छोटी सी टर्म में चेंज किया और कहा कि ऑसिलेटर इंडिपेंडेंट ना होकर के कपल्ड है, और वहां पे हर रेंज की या हर फ्रीक्वेंसी की जो ऑसिलेटर है वो उस जगह पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहां पे मीन फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है या एक एवरेज फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, ठीक है ना, बल्कि एक पूरी रेंज में आ रही है, ठीक है ना। तो वो रेंज में आने की वजह से, और यहाँ पर जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू है, ये हम जो स्टीप डिक्रीज आया है उसको हम आसानी से समझा पाते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स तीन चीजों को समझाने में मतलब कामयाब रहा, कि एक उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझाया, और मैक्स प्लैंक ने जो दिया, और आइंस्टीन ने और डेबाय ने मिलकर के ये जो एनोमेलस जो बिहेवियर था हीट कैपेसिटीज का वो समझाया, और साथ में आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। नेक्स्ट जो चीज थी जो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू समझाई गई, वो थी जो एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा था, जिस पर हमने कल बात की थी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ना देकर के लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। तो बोर ने क्या किया, नील्स बोर ने नील्स बोर, इन्होंने 1913 में सारे के सारे जो पिछले एटम का जो मॉडल था उसको समझाने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, उन सब कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। इन्होंने प्लांक की जो क्वांटाइजेशन थ्योरी थी वो भी उसमें अप्लाई की, इन्होंने जो आइंस्टीन का जो कॉन्सेप्ट था फोटॉन्स को लेकर के वो भी इस पर अप्लाई किया। रुदरफोर्ड का जो मॉडल था जिसमें वो प्लानिटरी मॉडल उन्होंने दिया था कि एक बीच में कोई एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं, तो ये प्लानिटरी मॉडल भी इन्होंने लिया। और जो न्यूटन्स का मैकेनिक्स का जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो लॉस थे जो मूवमेंट को लेकर के थे, उन मूवमेंट लॉज को भी इन्होंने कंबाइन किया, और इन चारों पांचों लॉज को कंबाइन करके और इन्होंने अपनी कुछ पोस्टुलेट्स दिए, या उन्होंने अपना एक नियम दिया, या अपनी कुछ बातें बताई जो लाइन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए थी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहली चीज तो ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, जो पहले जो मॉडल था उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो कुछ इस तरीके से घूम, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब घूमेगा तो एनर्जी का लॉस करते हुए घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो ये जगह जगह जहां भी प्रेजेंट है वहां से एनर्जी निकल रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ये कॉन्टिन्यूअसली अगर इस तरह से करता रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी को समझाने के लिए नील्स बोर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में घूमते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो ये एक फिक्स एनर्जी लेवल से इन्होंने बना दिया कि साहब ये एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, और इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर घूम रहा है तो इस ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी है या डिस्क्रीट एनर्जी है। तो एक क्लोज्ड पाथ में ये घूमेगा जिसको आपने ऑर्बिट बोला इन्होंने, और इनके बीच में कूलाम्बिक इंटरेक्शन रहेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या है, कूलाम्बिक एक अट्रैक्शन, जो इंटरेक्शन है वो काम कर रहा है, जो इसको ना तो अंदर आने दे रहा है ना ही बाहर जाने दे रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक फिक्स जगह पर या एक फिक्स ऑर्बिट में यहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है ना। मतलब एक फिक्स एनर्जी इसकी हो गई कि इसकी एनर्जी अब ज्यादा नहीं हो सकती, अब ये यहां नहीं हो सकता, इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो सकता, ये जो मैं डॉट 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 जो बताया मैंने, इस जगह पे नहीं हो सकता। इस जगह पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी या तो ये हो सकती है और या फिर ये वाली हो सकती है, इनके बीच में नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि ये जो अब यहां पर क्या हो सकता था, यहाँ पे कुछ भी हो सकती थी, अगर एनर्जी कम निकाली होती तो ये यहां पर भी हो सकता था, यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कम इमिट की तो इस तरह से भी हो सकता था, तो यहाँ कुछ भी ऑर्बिट हो सकता था, यहाँ ऑर्बिट था ही नहीं एक्चुअली, एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी जो है वो इमिशन था। तो ये इन्होंने यहां पर ये बात कही। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि
एक से ज्यादा जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, क्या हमने ये कहा कि साहब ये एक ऑर्बिट नहीं है, यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेबल ऑर्बिट्स भी हैं, ये भी है, इसके बाद में यहाँ पे ये भी है, तो कई सारे ऑर्बिट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और वो क्यों हैं या क्यों अलाउड हैं, क्यों पॉसिबल हैं, तो क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जिनका भी एंगुलर मोमेंटम अगर वो h/2 के बराबर है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया mvr, ठीक है, ये मास, ये वेलोसिटी, ये रेडियस, किस रेडियस में वो घूम रहा है, ये जो रेडियस है यहाँ पे, ये रेडियस, तो किस रेडियस में वो वहां पर है, h/2 इतनी वैल्यू अगर ये होगी तो ये इस ऑर्बिट में घूम सकता है। और ये वैल्यू क्या है, इन्होंने कहा ये डिस्क्रीट है, ठीक है ना। अब ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितनी भी होती जाएगी, इसकी ये वाली वैल्यू, उसी ऑर्बिट में ये क्या होने लगेगा, एंगुलर मोमेंटम करने लगेगा, या एक रोटेटरी मोशन जो है उसको ये करने लगेगा। h प्लैंक कांस्टेंट है, 2 पाई है। तो इसने क्या जन्म दिया, इसने ये जन्म दिया रेडियस का। इस थ्योरी ने या इस बात ने एक चीज यहां पर आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस भी होती है, या जो एटम है उसकी रेडियस भी होती है, कि अगर ये यहां पर इस शेल में है तो यहां पर इतना रेडियस हो जाएगा, और अगर ये यहाँ इस शेल में यहां पर वो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका इतना रेडियस हो जाएगा। मतलब हम किसी ना किसी तरीके से साइज को यहां पर बताने में अब सक्सेसफुल रहेंगे कि एटम जो है उसका साइज भी होता है, एक या फिक्स साइज होता है सभी। अब कोई हम कार्बन की बात करेंगे तो उसका साइज अलग है, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसका साइज अलग है, तो एटम जो है उनका साइज भी यहां पर आने लगा। और एनर्जी क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज में थी, और जो अलाउड एनर्जी लेवल्स थे उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू इन्होंने कही वो कही कि वो होती है ये n, हमने ले लिया कि फर्स्ट एनर्जी है, सेकंड एनर्जी है, 1 2 3 4 n कुछ भी हो सकता है, और ये वैल्यू इन्होंने कहा कि -RH 1/n², ये वैल्यू एनर्जी की निकल करके आई। RH क्या है, RH जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसके बारे में कल हमने बात की थी, ठीक है ना, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और n आपको पता ही है, ठीक है, ये कौन सा नंबर है इसका, ऑर्बिट का, ठीक है ना। और यहां पर भी वही उसी की एनर्जी जो है वो हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऑर्बिटल में है जिसकी एनर्जी फिक्स हो, तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, वो वहीं रहेगा, इसी में ही घूमता रहेगा, इसी जगह पे घूमता रहेगा, इसी घर में घूमता रहेगा, इसी ऑर्बिट में, ठीक है ना। और अगर किसी तरह से इसने एनर्जी दे करके या ले करके अगर दी तो क्या होगा, ये लोअर शेल में आ जाएगा, लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा, तो ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है ना। सो ये स्टेशनरी स्टेट में तब तक घूमता रहता है जब तक कि इसकी एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में रहती है, ठीक है। सो इस तरह से एब्जॉर्प्शन और एमिशन करके किस तरह से जो स्पेक्ट्रास आते हैं, डेफिनेट एक स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों आ रही हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस इसलिए आ रही हैं क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके यहां ये शेल्स हैं, तो जब ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी चाहिए इसको, ये तो यही लाइन एक लाइन यहां पर आ जाएगी, इसका एब्जॉर्प्शन इस पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा। और अगर ये यहां से यहां ना जाकर के यहां से यहां जा रहा है तो इसको ये डबल एनर्जी चाहिए, तो ये भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर या एनर्जी पर जो है आएगा, तो ये लाइंस देगा, कॉन्टिन्यूसली नहीं देगा। कॉन्टिन्यूस इस तरह का कोई स्पेक्ट्रा नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट लगातार इस तरह के नहीं आएंगे कॉन्टिन्यूस। क्यों, क्योंकि या तो ये यहां आएगा या ये यहां आएगा, तो एक लाइन यहां आएगी एक लाइन यहां आएगी, ये कॉन्टिन्यूस नहीं आएगी। कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये इस तरह का बिहेवियर नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, एक फिक्स एनर्जी अमाउंट ले रहा है, और जितनी फिक्स एनर्जी अमाउंट लेता है उसी की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा, तो एक लाइन यहां पर यहां आ जाती है, ठीक है। तो ये जो एच न्यू है, ये हमने अभी जैसे पढ़ा कि E2 स्टेट से E1 स्टेट के बीच में अगर ट्रांजिशन होगा तो इतनी एनर्जी इसको चाहिए, इससे कम एनर्जी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो किसमें